दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता पे चर्चा किया था। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये चर्चा थोड़ा संक्षेप में होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल प्रश्न ही होते हैं। तो कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, कांग्रेस शासन के 28 माह और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इन सारे चीज़ों पे हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे, जिससे परीक्षा में एक आध प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को बुलाया जाता है। हमने देखा है कि जनरली दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, पर इस वर्ष 29 मार्च को ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया था? क्योंकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को हिस्सा लेना है। ठीक है, तो कांग्रेस का इसीलिए ये अधिवेशन बुलाया गया कि इस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, उस बात की अनुमति दे दी जाए। ठीक है, इसी बीच 29 मार्च से 6 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। और युवाओं को खास करके ये लग रहा था कि गांधी जी चाहते तो निश्चित रूप से भगत सिंह को बचा सकते थे। वो गांधी इरविन समझौता जो था, उस समझौता पे यदि हस्ताक्षर ही नहीं करते तो हार कर सरकार को भगत सिंह को रिहा करना पड़ता। इस वजह से युवा ने, जब कराची में गांधी जी आते हैं तो युवाओं ने उन्हें काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था अपना। ठीक है, अब ये क्रम आप लोगों को याद रखना होगा। इस क्रम से परीक्षा में सवाल बनता है। क्रम क्या है? पहला क्रम है 5 मार्च 1931। ठीक है, इस क्रम में क्या हुआ? नंबर 1 पे गांधी इरविन समझौता, दूसरा भगत सिंह को फांसी, तीसरा कराची अधिवेशन, एक चौथा और क्या है? चौथा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों से मैच मिलाने के लिए कभी भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ, अध्यक्ष कौन थे कराची अधिवेशन के? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें प्रस्ताव क्या क्या लाया गया? तो एक प्रस्ताव तो हमने देख लिया, इरविन समझौते को, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रखे हैं डिटेल से, जो गांधी इरविन समझौता क्या होता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात थी वो मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पेश किया गया था। और यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये दोनों चीज़ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पेश किया था। अब आप लोगों को याद होगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही, और उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की चर्चा सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी? तो हसरत मोहानी ने की थी। ये नाम याद रखिएगा। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को की स्वीकृति दी गई थी 1929 के अधिवेशन में, और 1931 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज को परिभाषित करते हैं, और परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी महत्वपूर्ण है। आम आदमी को जब आर्थिक आज़ादी मिलेगी तो स्वतः ही वो अपने राजनीतिक अधिकारों को समझेगा और राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त करने में समर्थ होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें, यानी कि पूर्ण स्वराज को परिभाषित कब किया जाता है? तो 1931 के अधिवेशन में किया जाता है।
कराची अधिवेशन के बारे में बस इतनी ही चर्चा। अब मूल अधिकार में क्या बातें कही गई, आर्थिक कार्यक्रम क्या पेश किया गया, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। मूल अधिकार के बारे में जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब वहाँ पे क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दे दी गई कराची अधिवेशन के द्वारा, और फिर 29 अगस्त को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ राजपुताना जहाज से, जहाज का नाम पूछा जा सकता है, ऐसे फैक्ट पूछने की परंपरा रही है स्टेट पीसीएस में, तो नाम याद रखिएगा, राजपुताना जहाज से जाते हैं। ठीक है, इसमें शामिल होने वाले सदस्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो थे गांधी जी, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, मीराबेन, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। सम्मेलन असफल हो गया था, क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे कोई परिणाम नहीं निकल सका था। अब अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर क्या समस्याएं आती है, वो है पूना समझौता और रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक चीज़ें। आइए उसको देख लेते हैं। पूना समझौता कब होता है? वर्ष 1932 में। इस समय क्या होता है? रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये एक सांप्रदायिक निर्णय लेता है, और सांप्रदायिक निर्णय लेते हुए ये अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित शब्द यूज किया जाता है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करता है। पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब से हुई थी, आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में, मॉर्ले मिंटो सुधार में। किसको दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। ठीक है, क्या था पृथक निर्वाचन मंडल? कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जो मुस्लिम बहुल है और वहाँ पे यदि कोई मुसलमान प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को रहेगा, अन्य धर्म के लोग वोट नहीं दे सकेंगे। इसको बढ़ाया जाता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, और इसके अंतर्गत ये ईसाई और सिखों को भी दे दिया जाता है पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, और 1932 में इसे बढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल के तहत सीटें आरक्षित की जाएगी दलितों के लिए। महात्मा गांधी जो है इसका विरोध करते हैं, और महात्मा गांधी का कहना है कि इस प्रकार दलितों को हिंदुओं से अलग किए जाने की बात की जा रही है, और वो अपनी बात को मनवाने के लिए आमरण अनशन पे बैठते हैं। ध्यान में रखिएगा, पहली बार आमरण अनशन पे यहीं पे बैठ रहे हैं महात्मा गांधी। आगे भी बैठेंगे आमरण अनशन पे, पर पहली बार यहीं पे बैठे हैं। जबकि अंबेडकर जो है सो इस बात के पक्ष में थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल के तहत आरक्षण दिया जाए ताकि उनका ज़्यादा उद्धार और विकास हो सके। फिर बाद में एक समझौता होता है। समझौता किनके बीच में होता है? तो अंबेडकर के बीच में, और हिंदुओं के तरफ से है मदन मोहन मालवीय और MC रजा। ये ध्यान में रखिएगा नाम। बहुत बार आपको दे दिया जाएगा महात्मा गांधी, कि पूना समझौता किसके बीच में हुआ? तो अंबेडकर और गांधी। ठीक है, पर ऐसी बात नहीं थी। अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय और MC रजा के मध्य में ये समझौता होता है। समझौता के तहत कहा जाता है कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों की संख्या सुरक्षित कर दी जाएगी। सुरक्षित तो पहले भी थी, पहले थी 71 सीट। ठीक है, 71 सीट को बढ़ा के कर दिया जाता है 147 सीट। ठीक है, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दलितों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा तो ये अच्छी बात रहेगी। पूना समझौता के बारे में हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस शासन के
28 माह। इसी बीच 1935 का अधिनियम आ चुका है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि साइमन कमीशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, साइमन कमीशन के अनुशंसा पे ही 1935 का अधिनियम आया था और उसी के अनुशंसा पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ये ध्यान में रखना है। अब 1935 के अधिनियम के द्वारा कहा जाता है कि प्रांतों में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के दौरान 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक है, इसमें से 5 प्रांत मद्रास, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, यहाँ पे इसे पूर्ण बहुमत था। बम्बई में पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार बना लिया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सरकार बन गया तो कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य था कि हम राजनीतिक कार्रवाइयों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। ठीक है, तो कहीं ऐसा न हो कि ये सरकार बनने के बाद कांग्रेस इन्हीं चीज़ों में उलझी रह जाए और अपने मेन उद्देश्य से विमुख हो जाए। इसीलिए कांग्रेस के भीतर एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि कांग्रेस का प्रांतीयकरण न हो सके। प्रांतीयकरण होने का मतलब यही है कि कांग्रेस सिर्फ ये सरकार न खेले, कांग्रेस अपने मुख्य उद्देश्य को देखे। और ये कांग्रेस नियंत्रण परिषद का जो गठन किया गया था, उसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अभी तक परीक्षा में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अब देखिए, 6 प्रांत में तो हमने यहाँ देख लिया, 5 में पूर्ण बहुमत, बम्बई में 1 या 2 सीट कम पड़ गया था, तो बम्बई में भी सरकार बना लिया गया था। इसके अतिरिक्त असम में और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी कांग्रेस ने सरकार बनाया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है तो एक राजनीतिक संकट उत्पन्न होती है, जिस कारण से ये सरकार गिर जाती है, सब लोग त्यागपत्र दे देते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। ये 28 माह का शासन होता है। परीक्षा में ये 28 माह पूछ लिया जाता है कि 1937 में कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला, तो 28 महीने तक। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, आपको पूरा फैक्ट ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ये सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय नियंत्रण परिषद, ये एक नया फैक्ट आ गया, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1934 में पटना में होता है। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी है, ये कांग्रेस के अंदर ही बनी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब ये कांग्रेस के अंदर बनी तो कांग्रेस का जब 1934 में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा बस। ठीक है, ये सारा फैक्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब आगे क्या पूछा जाएगा? आगे यही पूछा जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी थी, और जिस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त आते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में की जाती है पटना में, और संस्थापक थे गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। ये बिष्ट नहीं है, ये मिश्र है। ठीक है, और ये रामानंद है, रामानंद मिश्र। ठीक है, इन तीनों ने, इन दोनों टॉपिक पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग आधुनिक भारत का आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग और देख लेते हैं। 1936 लखनऊ, ये हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन देख रहे हैं। 1937 फैजपुर,
और दोनों बार अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? नेहरू के द्वारा। ठीक है। 1933 में किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। महिला थी। पहली महिला 1917 में एनी बेसेंट, दूसरी महिला 1925 में 8 साल के बाद सरोजनी नायडू, तीसरी महिला फिर 8 साल के बाद। नाम आप लोगों को बताना है। 1917 में अधिवेशन कलकत्ता। ठीक है। 1925 में अधिवेशन कानपुर। 1933 में अधिवेशन फिर से कलकत्ता। अभी तक यदि नाम नहीं याद आया है तो फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिए एक बार। जो नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऑलरेडी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू पूछा जा चुका है, तो ये पूछने की संभावना बनी रहेगी। मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2, 3, 4 बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है। अब 36-37 के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1938। 1938 में हरिपुरा में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। और ये गठन जो किया जाता है राष्ट्रीय योजना समिति का, ये गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ध्यान में रहेगा आप लोगों को। अब तो ये 1938 हो गया। अब इसके बाद आते हैं 1939। 1939 बेहद महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी संकट के नाम से ये जाना जाता है। छोटी सी कहानी है, हम लोग समझते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके लिए चुनाव होता है। चुनाव में 2 लोग खड़े होते हैं। एक लोग खड़े होते हैं अपने सुभाष बाबू, दूसरे लोग खड़े होते हैं, उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी, ये कौन थे? पहले भी चर्चा हो चुकी है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा था, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन मिलता है। ठीक है। चुनाव जीतते हैं सुभाष बाबू। जब चुनाव सुभाष बाबू जीत जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन त्रिपुरी संकट क्या था वो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्लास होगा, उस अगले क्लास में हम 1940 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें वहीं पे आ जाएगी और इसके साथ हमारा आधुनिक भारत के इतिहास समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोग इतने को रिवाइज कर लेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा तो आप 85 से 90% सवाल बनाने की स्थिति में रहिएगा, यदि आपने सारे वीडियो को सुन रखा है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।